आई थिंक मैम का सर आपका भी मेरा क्लास नहीं रहेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा आज। मैं मैसेज कर दूंगा क्लास के बाद, फिर भी एक बार बोल दिया, मैं रहूंगा नहीं ओके सर। आज, मैं रहूंगा नहीं सर। अच्छा ठीक है सर, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, ऑडिट का क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जिसमें हम लोग ऑडिट पे बात कर रहे हैं, और ऑडिट का इंट्रोडक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख रहे हैं, की पॉइंट्स बेसिकली, की पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑडिट, जिसको हम लोग पॉइंट वाइज कॉपी कर रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हर चीज़ में मैं फोकस करने का कोशिश कर रहा हूँ। अब इसी चीज़ को अगर आप प्रॉपरली समझ लेते हो, ऑडिट रिलेटेड कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ, वारंटी नहीं, गारंटी। ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना मैं 3 क्लास करवाया ऑडिट पे, जहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ मीनिंग, उसका नेचर, ठीक है, ऑडिट क्यों करवाया जाता है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है। लास्ट क्लास में तो गजब हुआ था सर, हम लोग उसमें ना ऑडिट प्रोसेस के बारे में बात किए थे, है ना। तो वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस कि एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है, चाहे ऑडिट इंटरनल हो चाहे ऑडिट एक्सटर्नल हो, ठीक है, जब एक ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो उसको बेसिकली जो प्रोसेस फॉलो करना होता है, मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को लिखाया था। स्क्रीन शेयर है? हाँ दर्श, स्क्रीन शेयर है? अभिजीत? हाँ सर हाँ। हाँ सर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये सब लिखा था कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होता है, कंप्लायंस प्रोसीजर क्या होता है, फिर ऑडिट प्रोसीजर दोनों मिला के होता है, ऑडिट एविडेंस क्या होता है वो आगे पढ़ाऊंगा सर, एविडेंस के डिटेल्स में जाऊंगा, मैंने एक्चुअली एविडेंस कैसे जुगाड़ करना होता है, ओपिनियन कैसे फॉर्म करना होता है, तब जाके ऑडिट कंप्लीट होता है। और ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आपको नोट ही लिखाया, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली भी ऑडिट के बारे में ऑडिट रिपोर्ट निकाल के दिखाया, रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट ओपन करके दिखाया, है ना। पता नहीं क्या नाम से सेव करता हूँ, कभी मिलता ही नहीं है टाइम पे। ठीक है, फिर से दिखा दूंगा सर, लेकिन चलो कुछ पॉइंट लिखना है, उस पर फोकस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 लिखूंगा सर। पॉइंट नंबर 6 में मैंने आप लोगों को लिखाया था कि सर ऑडिट करने के लिए, जब जब कोई बंदा, बेसिकली जब कोई ऑडिटर, फाइनेंशियल ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जाते हैं, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, तो इसमें ना 2 इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशंस एंड एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियोज, है ना। इसमें वाउचिंग किस चीज का होता है, मैं इसके बारे में भी लिखा दिया था कि वी डू वाउचिंग रिगार्डिंग परचेज बिल, है ना। हम लोग परचेज बिल, सेल्स बिल का वाउचिंग करते हैं, और हम लोग एसेट का वेरिफिकेशन कर पाते हैं सर, जैसे कि कैश का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कैश को वाउचिंग करने का जरूरत नहीं होता है, वी जस्ट नीड टू वेरीफाई दैट। ठीक है, लैंड का, बिल्डिंग का, अगर बिजनेस दिखा रहे हैं अपने बैलेंस शीट में कि मेरे पास इतना वैल्यूएशन का लैंड है, बिल्डिंग है, तो उसका जरूर कोई पेपर्स होगा, है ना। आप किसी बिल्डिंग को अपना बोलने से वो बिल्डिंग थोड़ी ना अपना हो जाता है, उसके रिगार्डिंग आपको पेपर्स दिखाना पड़ता है। जब आप उसका पेपर्स, रजिस्टर्ड पेपर्स दिखाते हो, तो ऑटोमेटिकली वो लैंड, वो बिल्डिंग आपके नाम पे माना जाता है। तो ऑडिटिंग करने के टाइम पे ये सब चीजें देखा जाता है। तो नॉर्मली द मार्केट प्रैक्टिसेस, मार्केट प्रैक्टिस क्या है कि आप जो परचेज बिल है, सेल्स बिल है बेसिकली, ठीक है, नॉमिनल मैटर जितना है उसका भाउचिंग करते हैं, और जो रियल मैटर होते हैं उसको हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। फिर पॉइंट आया था एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियोज, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मतलब कंपनी का सिचुएशन, सॉल्वेंसी पोजीशंस को पता करने के लिए। किस चीज को पता करने के लिए सर? सॉल्वेंसी पोजीशंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी पोजीशंस? कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली डेवलप है कि नहीं, फाइनेंशियली माने क्रेडिट वर्दीनेस उसका है कि नहीं। डेवलप का मतलब है क्रेडिट वर्दीनेस, मैंने भाई क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है जो तुम्हारा लाइबिलिटी चुकता हो जाए। तो सॉल्वेंसी पोजीशंस को अगर पता करना होता है तो ऑडिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जा रहे हो वो सॉल्वेंट पोजीशंस पे है कि इंसॉल्वेंट पोजीशंस पे है। यानी अगर ज्यादा दिन तक इंसॉल्वेंट हालत में है तो ऑडिटर को ये बात लिखना चाहिए कि ये सिचुएशन सॉल्वेंसी के लिए सही नहीं है,
करंट एसेट करंट लायबिलिटी रेशियो सही नहीं है, क्विक रेशियो सही नहीं है, एसेट टर्नओवर रेशियो सही नहीं है, ठीक है। ये बैलेंस शीट एंड पीएल चेक करके बताया जा सकता है। तो अगर कहीं पर भी कोई तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए, उसको ऑडिट रिपोर्ट में बताना चाहिए। तो बेसिकली इस तरह से आपको अकाउंट्स का ऑडिट करना होता है, और अकाउंट्स को ऑडिट के थ्रू से, अकाउंट्स के ऑडिट के थ्रू से आप अच्छे से समझ सकते हो कि सिचुएशंस किधर जा रहा है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड अगेन। अब मैं आपको अगला पॉइंट लिखाता हूं, चलो लिखते लिखते बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 में लिखिए सर, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि आप लोग कोई आज ऑफलाइन में नहीं हो, लिख तो मैं रहा सारे हूँ। के सारे को पूछता रहूंगा बार बार, क्योंकि आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है डुप्लीकेसी में। एट फर्स्ट ऑडिटर ऑलवेज अप्लाइज कंप्लायंस, ठीक है। जब भी एक ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन पे ऑडिट करने जाएगा ना, तो हमेशा पहले ना वो कंप्लायंस प्रोसीजर ही अप्लाई करेगा। ना क्वेश्चन इज, आप बोलोगे सर क्यों, व्हाई नॉट सब्सटेंटिव? बिकॉज कंप्लायंस प्रोसीजर लगाने से वो बस ये चीज समझ सकता है कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं है। जैसे कि हम आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर किसी कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने हर डिपार्टमेंट के लिए, फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय को मौजूद रखा है, ठीक है, एम्प्लॉय को रिक्रूट करके रखा है, तो इसका मतलब आप एक एजम्पशन आराम से क्रिएट कर सकते हो कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स को मौजूद रखता है या फिर अवेलेबल रखता है, इसका मतलब ये होता है कि जरूर कंपनी अपना इंटरनल मैटर को सही करने के लिए रखा गया होगा, है ना। तो इंटरनल कंट्रोल सही तभी हो जाता है जब सारा कॉम्प्लायंस टाइमली फ्रेम होता है, टाइमली सारा फॉर्म सबमिट हो जाता है, टाइमली सारा काम, जीएसटी का काम, टैक्सेशन का काम, कंपनी क्या बोलते हैं उसको, आपका लीगल फॉर्म जो लॉ रिलेटेड जितना रिटर्न फाइलिंग का होता है, ठीक है, उतना सारा काम, माने चाहे कंपनी रिलेटेड फाइलिंग हो, कंपनी फाइलिंग्स का काम हो, टैक्स फाइलिंग का काम हो, अकाउंट फाइलिंग का काम हो, प्रोडक्शन सेल्स, जो भी टॉपिक है, जो भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है, रिपोर्ट देना पड़ता है, वो सारा काम अगर आप टाइम पे करते हो, ठीक है, तो आपका इंटरनल कंट्रोल ये क्या माना जाएगा, बढ़िया माना जाएगा, ठीक है। कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बढ़िया जा रहा है। तो जब भी इंटरनल कंट्रोल बढ़िया होता है, तो ये एक चीज क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हम मान सकते हैं कि हमारा ऑडिट का काम कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात आपको अभी मैं लिखा रहा हूं कि एट फर्स्ट ऑडिटर ऑलवेज अप्लाइज कंप्लायंस, एंड इफ ही फाइंड्स if he finds internal control to be strong, स्लैश देके लिखना weak, then he will apply less, स्लैश देके लिखना more substantive procedure। माने कुछ समझ में आया? एट फर्स्ट ऑडिटर क्या करता है, ऑलवेज अप्लाई करता है कंप्लायंस प्रोसीजर, एंड इफ ही फाइंड्स इंटरनल कंट्रोल टू बी स्ट्रांग, पॉइंट टू बी नोटेड सर, अगर वो फाइंड करता है कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, तो फिर वो लेस सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज करेगा। लेस सब्सटेंटिव माने
बेसिकली भाउचिंग या वेरिफिकेशन में जो टाइम देना होता है वो लेस करेगा। ठीक है, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो सब्सटेंटिव प्रोसीडियर लेस होगा, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो सब्सटेंटिव प्रोसीडियर मोर होगा। ये बात समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी। ये लिखने का तरीका और कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभिजीत, दर्श, बोलो सर, नील, यस। ठीक है। तो बस यही चीज है। तो एट फर्स्ट ऑडिटर always applies compliance procedure, and if he finds internal control to be strong slash weak, then he will apply less or more substantive procedure as per the situation। अगर strong होगा तो less होगा, weak होगा तो more होगा। ठीक है, मैंने अगर हर डिपार्टमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयमेंट नहीं रखा है, तो अगर हर डिपार्टमेंट के लिए नहीं रखा तो चांसेस इज वेरी हाई कि उसका इंटरनल कंट्रोल थोड़ा वीक पड़ जाएगा। और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक पड़ जाएगा तो रिपोर्ट गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि अगर किसी काम के लिए एक बंदे को रखा है जो सेल्स भी संभालते हैं, आपका परचेज भी संभालते हैं, या फिर मानो प्रोडक्शन भी संभालते हैं, मार्केटिंग भी संभालते हैं, तो एक काम के लिए अगर सारा लोग एक ही इंसान अगर सारा डिपार्टमेंट संभालेगा तो नॉर्मल बात है सर, ये है ना, इट्स वेरी नॉर्मल बात है कि गलती हो जाएगा, भूल हो जाएगा, टाइमली चीजें होना मुश्किल हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होता है। तो ये कॉमन सेंस भी आ जाता है कभी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 में लिखना, अब ऑडिटर जब सारा काम कर लेता है फिर ऑडिटर ना अपना जो भी उसका इमोशंस होते हैं, इमोशंस तो नहीं सर, एक्चुअली जो भी उसको फाइंडिंग मिलता है, जो भी उसको पता चलता है कंपनी के बारे में, वो अपना पता को ओपिनियन के रूप में बताते हैं। ठीक है, जैसे दिल का फीलिंग्स बताते हैं ना लोग, ऐसे ऑडिटर भी अपना फीलिंग्स बताते हैं एज पर दी रूल्स रेगुलेशंस। तो ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियंस by issuing any one of the following audit reports। ठीक है, तो सर क्या क्या रिपोर्ट ऑडिटर बनाते हैं, लिख लो। सर एक रिपोर्ट बनाते हैं क्लियर रिपोर्ट बोल के। क्लियर रिपोर्ट को अनक्वालिफाइड भी कहा जाता है। अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड का मतलब है कि विदाउट एनी कंडीशंस, बिना किसी शर्त का ही रिपोर्ट ठीक है। ठीक है, फिर आता है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि ठीक है रिपोर्ट इट्स ओके बट नॉट पूरा ओके, देयर मे बी सम कंडीशनल ओके। ओके, देयर मे बी सम कंडीशनल ओके, तो उसको क्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं। थर्ड आ जाता है सर एडवर्ड्स। क्या नाम है रिपोर्ट का? एडवर्ड्स रिपोर्ट। वो ऑडिट ओपिनियन में बताया जाता है। एडवर्स रिपोर्ट बने जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ही अच्छा ना। खराब, हाँ क्या हाँ सर? हाँ, अच्छा ना हो खराब हो, मतलब मैम कॉस्ट हाँ में करा रही है। एक फेवरेबल होता है और एक एडवर्स होता जी सर, इसको एडवर्स बोलते हैं। तो कॉस्ट में जो आप करते हो एडवर्स और फेवरेबल, वो कॉस्टिंग का है। बट यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट में एडवर्स बोलते हैं, माने जो एगेंस्ट में चला जाता है कंपनी के। ठीक है, है। हाँ दैट हाँ, इज वही मेरा सेम सुनने सुनने में लगा ना, मैंने इसलिए आपको। वेरी गुड सर, मतलब बेसिकली इंग्लिश तो वही है। बट यहाँ पर एडवर्स रिपोर्ट का मतलब है कि कंपनी को जो करना चाहिए था कंपनी ने वो नहीं किया। ठीक है, एंड एक सिचुएशंस और होते हैं, उसको कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन माने ये बहुत खराब बात है। माने कंपनी ऑडिटर को
किसी भी चीज का ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दे पाया। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितना सारा डेटा है सब मैनिपुलेटेड डेटा है, अप्रोक्स। मैंने ज्यादातर डेटा मैनिपुलेटेड है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये हालत होता है तब हम लोग उसे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में डाल देते हैं। जैसे रिसेंटली बायजूस का सिचुएशंस, ठीक है। अभी अभी तक तो बायजूस के बारे में ये नहीं कहा गया कि बायजूस स्कैंडल किया है या स्कैम किया है, पर बायजूस का सिचुएशन अच्छा नहीं है। बहुत जल्दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ने बोला कि कहाँ गया पैसा, ठीक है, उसका जांच हो रहा है और क्या प्रॉब्लम है सारा चीज अभी बोलेगा। ये देखो, मिस्ट्री बिहाइंड बायजूस हिडन 533 मिलियन, ठीक है। हियर इज व्हाई, हियर इज वेयर इट इज टाइड अप, कहाँ पर है, ठीक है। तो न्यूज में 4 घंटा पहले आया है सर। कहाँ है 533 मिलियन रुपीज। देखो, a complex web financial mismanagement rebuilt, retail trail leading a hidden sum of 533 million traced back to Anytech firm Baiju. Anytech company Baiju is currently grappling with intense financial crisis. Said on Sunday that they were unable to pay salaries of their employees due to the investor of their company blocking the funding. However, a wave of financial mismanagement and court proceedings traced a hefty sum of 533 million trace करके मिला है, ठीक है। बाइजूस टाइड अप इन एन ऑफशोर अकाउंट, मैंने इंडिया के बाहर किसी अकाउंट के साथ जुड़ा है जो यूएस कोर्ट प्रोसीडिंग्स में रिवील हुआ है, ठीक है। A hedge fund in Florida has been accused of helping Think and Learn Limited concealing 533 million from its investors. The sum of money was initially held by Baiju's overseas unit Alpha Inc. बोल के, which the bankrupt cell company owned by Think and Learn. मैंने ये 533 मिलियन एक अल्फा आईएनसी कंपनी के नाम पे बाइजू चला रहा था, जो कि अब बाइजूस का एक शेल कंपनी है। सेल कंपनी माने जो कंपनी वास्तव में कोई काम नहीं करता, डुप्लीकेट कंपनी। डुप्लीकेट नहीं बोलेंगे इसको, इट्स बेसिकली जो सेल माने जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ का सेल होता है, तो यहाँ पर बेसिकली ये वास्तव में नहीं है, ओनली पेपर में होता है, जो पेपर में होता है, नॉट इन ग्राउंड, ठीक है। और वो थिंक एंड लर्न बेसिकली बाइजू का कंपनी का नाम है, ठीक है, ओरिजिनल बाइजू उसका ब्रांड नेम है। तो अल्फा आईएनसी बोल के कोई ओवरसीज यूनिट है, माने फॉरेन यूनिट, जो एक बैंकरप्टेड सेल कंपनी है, ठीक है, माने सेल कंपनी है और उसने बैंक ने भी बोला कि भाई ये लोन रिपे नहीं कर पाया, उनके नाम पे 533 मिलियन पाया गया है। द एलिगेशन ऑफ दिस hidden 533 million raised several accusations of corruption and gross mismanagement against Think and Learn CEO and founder Baiju Ravindran. Just as the investor continued to push for his ouster from the top post in the company, during a hearing on Friday, US bankruptcy judge John Dorsey told the accused Florida hedge fund Campsoft Capital Fund to reveal the location of the hidden money or face possible sanction from the court of the state. समझ रहे सर? हाँ, अब जितना और खोदोगे और मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होता रहता है सर, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इवन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ने भी बार बार बोला कि क्या मिसमैनेजमेंट है, वो लोग भी पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो अल्टीमेटली अगर, क्योंकि इस बार तो क्या हुआ ना, ये स्कैंडल बनने से पहले पकड़ा गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अभी इसका वैल्यूएशन, मैक्यूरे बोल के एक बड़ा फेमस रिसर्च फर्म है, इसने इसका वैल्यूएशन को 98% से कट कर दिया। माने ये एक जमाने में इंडिया का हाईएस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप हुआ करता था आज से 2 साल पहले, अभी उसका वैल्यू बचा है सिर्फ 2%। बिलियन डॉलर कंपनी अभी सिर्फ उसका 2% वैल्यूएशन लेके है, 98% ऑलरेडी स्लैश हो चुका है। कुछ माथा में जा रहा है बात? हेलो सर, आप लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे सर। देखो, 22 बिलियन डॉलर का कंपनी बना था, 22 बिलियन। सर इतना मार्केटिंग करेगा, मेसी वेसी को लेके आएगा, पैसा तो वही सारा चल रहा है।
जो भी हो, मतलब सर पूरा इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया, शाहरुख खान को लाया, ऐसे कर करके तो मेरे को लग रहा है कंपनी चलाने से ज्यादा ये लोग तो मार्केटिंग कर ली। ये तो कम बिजनेस कहाँ चलाया, सिर्फ मार्केटिंग ही किया। बिजनेस करता तो ये हालत थोड़ी होता। पूरा खर्चा तो मार्केट में, जितना फंडिंग मिला था सब मार्केटिंग में घिसा दिया। कोर्स डेवलप करता, पढ़ाता, थोड़ा समय लगता उसमें ग्रोथ होने में, इतना नाम ना होता, ठीक है, फेमस बनने में थोड़ा टाइम लगता, पर कुछ बनता तो। फिर समझा सर? इसीलिए बोलते हैं ना सर, जी सर। इतना जल्दबाजी भी ना करो कि कहीं के ना रहो, ठीक है। बहुत सीख मिल रहा है सर, जो भी सीखना चाहता है सीख ले। आगे चलो, लिखो। और ये सारा चीज ऑडिट करके पता चल जाता है सर। ऑडिटर इतना नॉलेजेबल होता है, ठीक है, कि उनको कंपनी के सिचुएशंस का पता लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, ये 4 रिपोर्ट को याद रखना सर। ऑडिटर 4 तरह का रिपोर्ट दे सकता है, क्लियर रिपोर्ट दे सकता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे सकता है, एडवर्स रिपोर्ट दे सकता है, एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट दे सकता है। इनमें से पहला 2 रिपोर्ट अच्छा रिपोर्ट माना जाता है, ठीक ठाक रिपोर्ट माना जाता है। लास्ट 2 रिपोर्ट जो है वो अच्छा माना नहीं जाता। और अगर किसी कंपनी के बारे में कभी कोई एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ रहा है, तो आप समझ लेना कि आगे खेल कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, आगे सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। इसमें लिखना सर, एन ऑडिटर मस्ट फॉलो all the standards of auditing। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बोलते हैं उसे, ऐसे भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं? ऐसे। इशूड बाय ICAI, मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ही बनाते हैं सर। इसका मतलब ये नहीं कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो फिर CMA इंस्टीट्यूट इसको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ऑडिट जो करेगा उसको सारा चीज वही फॉलो करना चाहिए जो गवर्नमेंट के हिसाब से मान्यता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एंड एक्चुअली CMA वाले तो इंटरनल ऑडिट करने जाते हैं ना सर, तो इंटरनल ऑडिट करने के टाइम पे भी आपको स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को ही यूज करना है। एक ऑडिट होता है जो कंपेरेटिवली स्कोप कम है बट बड़े इंडस्ट्रीज में मास्ट है, दैट इज कॉस्ट ऑडिट। उसके लिए कॉस्ट ऑडिट का स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा चीज नहीं है, हल्का चीज है, वो बाद में बताऊंगा। CMA स्टूडेंट्स को स्पेशली जानना पड़ता है, बट बाकी CA वाले को भी जानना पड़ता है कि व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट एंड ये सब चीजें। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया सर। अच्छा, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करते हैं, ठीक है सर। इसे क्या होता है सर, ये सब मैं आपको एक एक करके लिखाऊंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ये सब मैं एक एक करके आप लोगों को पूरा डिटेल्स में लिखाऊंगा। यानी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में एक्चुअली लिखा गया है कि ऑडिट क्या है, किस काम के लिए कौन सा ऑडिट यूज करना है, ठीक है। ये सारा चीज ना एकदम क्लैरिटी के साथ बोला हुआ है। तो वही चीज आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। ऑडिट परफॉर्म करने के लिए, जैसे अकाउंट्स को परफॉर्म करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसा ही ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इंडिया में जितना सारा स्टैंडर्ड्स चलता है वो मैं एक एक करके आपके साथ क्लास में डिस्कस करूंगा, जिसको अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये देखो, इनहेरिट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ऑडिट का जो लिमिटेशंस है या ऑडिट का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, ऐसे 200 में बोला है। ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग।
ठीक है, ये ऐसे 200 है। ऐसा और भी ऐसे हैं जो मैं एक एक करके आपके सामने पीटर ओपन करूंगा। ठीक है, सर कितना ऐसे याद करना पड़ेगा? सर यहाँ पर ऐसे याद करने से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसे क्या कहता है वो समझ पाना। ठीक है, कि किस ऐसे में क्या लिखा है और वो ऐसे क्या कहना चाहता है। अच्छा, तो अगर ऑडिटर जो भी है उसको क्या फॉलो करना चाहिए? स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इशूड बाय आईसीआई। अगर कोई ये ऐसे का रूल फॉलो नहीं करता तो उसमें सजा होता है सर। फॉलोइंग विच ऑडिटर विल बी फाउंड गिल्टी। माने अगर आप फॉलो नहीं करोगे, माने जो भी ऑडिटर के हिसाब से ऑडिट करने जाएगा, वो अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड द्वारा बना हुआ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को फॉलो ना करके ऑडिट करेगा, ठीक है, तो उसको गिल्टी माना जाएगा। एंड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ आईसीएआई एक्ट 1949, 1949 के सीए एक्ट के हिसाब से उनको गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949 के हिसाब से उस ऑडिटर को गिल्टी माना जाएगा कि भाई आपने ऐसे फॉलो क्यों नहीं किए, आपने ऐसे फॉलो क्यों नहीं किए, या प्रॉपरली क्यों फॉलो नहीं किए। सर एक बार दिखाइए नीचे, नीचे से एक एक बार। सेकंड। लिखा? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी। मतलब समझ रहे हैं? मैंने कहना ये चाहता है, आप कंपनी हो ना, तो आपको ऑडिट तो करवाना ही पड़ेगा। एंड पॉइंट बी कहता है फॉर दोज नॉन कंपनीज, माने अगर आप कंपनी नहीं हो, उस टर्नओवर ऑफ बिजनेस ग्रेटर देन 100 lakhs एंड, या फिर लिखो और ग्रॉस रिसीव्स फ्रॉम प्रोफेशन। अगर आप प्रोफेशनल कोई हो, लाइक लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट, मैंने बेसिकली फार्म है आपका, पार्टनरशिप बिजनेस है आपका, अगर आप किसी भी तरह का प्रोफेशनल, ठीक है, और आप ग्रॉस रिसीव करते हो फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस एंड और ग्रॉस रिसीव फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस ग्रेटर देन 50 लाख, 50 लाख से अगर ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ऑडिट को, सच ऑडिट्स आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट। ऐसे ऑडिट को स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं एंड कैन बी conducted only by qualified practicing CA। स्टैट्यूटरी ऑडिट और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड ही कर सकता है। लिख लिया सर?
या फिर से दिखाओ, लिख लो, मैं वो रीशेयर किया, लिख लो एक बार। अभिजीत, नील, लिखे चीज? है सर। हो गया दर्ज का? हाँ सर, लिख लिया। नेक्स्ट। इसीलिए आज के डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कैश काउ है ऑडिट, मैंने एक रेगुलर काम है इनका। अच्छा, एक में इसमें और एक बात है, तो ये क्या समझे सर, अगर आप कंपनी हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एनी कंपनी, कंपनी होने से ही ऑडिट करना पड़ता है। अगर नॉन कंपनी हो तो टर्नओवर मैटर करता है, ठीक है? कंपनी होने से ही ऑडिट करना है। अगर नॉन कंपनी हो तो टर्नओवर का मैटर या ग्रॉस रिसीट का मैटर देखा जाता है। ओके, ये पॉइंट वाइज लिखने का लास्ट पॉइंट है। फॉर रिमेनिंग ऑडिट, ऑडिट इज ऑप्शनल and is known as internal audit. इंटरनल ऑडिट कहीं पर भी मैंडेटरी तो नहीं बोला गया सर, इट कैन बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन वेदर सीए और नॉट। मैं कहना ये चाहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये जानबूझ के रखा है गवर्नमेंट ने, इसलिए सीएमए वाले का इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। और आज के डेट में इंटरनल ऑडिट एक रेगुलर फिनोमेना हो गया हर बिजनेस का। अगर बिजनेस बड़ा है, थोड़ा थोड़ा बहुत मीडियम साइज है या लार्ज स्केल है, तो वो चुपचाप, ठीक है, यानी सिंपल बात है, 10 करोड़ 20 करोड़ का कंपनी होगा ना तो वो इंटरनल ऑडिट करवा ही लेता है, और बड़ा कंपनी होगा तो और करता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट्यूटरी ऑडिट होने से पहले इंटरनल ऑडिट के थ्रू से एक रीचेकिंग कर लेना कि भाई मेरा अकाउंट सारा ठीक है कि नहीं। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशंस भी नहीं बोला है, कोई भी कर सकता है, चाय वाला कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन सर ऑब्वियसली हर किसी का बस का बात नहीं है, तो आप समझ ही रहे हो कि कौन कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सर? इंटरनल ऑडिट दिन ब दिन इसका डिमांड बढ़े ही जा रहा है सर। लिख लिया? क्या सर, बोलो। है सर। दर्शक, नील, नील का आवाज नहीं आ रहा है अभी भी गाड़ी में। नील अभी भी हाँ ट्रेन सर, में है, लिख लिया। नील अभी भी ट्रेन में है। यस सर। अरे वाह, देखो इंडिया, ऐसा इंडिया ही ना बढ़ेगा, ट्रेन में चलते चलते पढ़ रहे हैं, इंस्पिरेशन है ना? अच्छा है, मैं तो कभी नहीं पढ़ता, मेरे को ट्रेन में रास्ता दिखता ही, रास्ता वगैरह दिखते दिखते ही मेरा टाइम बीत जाता है। हाँ, हॉकर का आवाज सुनते सुनते, ठीक है, और झालमुड़ी खाते खाते। हाँ, मेरे को तो ट्रेन में चढ़ना है, मैंने झालमुड़ी खाना है गर्मी के टाइम पे, क्या बोलते हैं इसको, क्यूकम्बर सौसा खाना है, ठीक है, और फिर चना का एक होता है ना, चना चाट, वो भी। आप लोग खाते हैं ये सब चीज लोकल ट्रेन का? सर बहुत खाते हैं सर, मुड़ी उड़ी भी आता रहता है उसमें। हाँ, मुझे बड़ा पसंद है। ऐसे भारत में बंगाल का झालमुड़ी बहुत बड़ा, दुनिया मानता है कि बंगाल के जैसा झालमुड़ी कहीं नहीं बनता। चलो ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन, ये पहले मैंने थोड़ा सा थियोरेटिकली लिखा है, समझाया था, अब मैं थोड़ा डिटेल्स में लिखा रहा हूँ। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ
ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाते हैं ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ठीक है, और उसका स्कोप कितना रहता है, ये एक ऑडिटर जाके कहाँ तक क्या उखाड़ पाएगा, ठीक है। एंड इट्स स्कोप, स्कोप माने क्या उखाड़ लेगा, समझ रहे सर? हाँ, क्या उखाड़ लेगा वो तो ऑडिटर को पता ही है, वो क्या उखाड़ सकता है। ये बिजनेसमैन को समझना पड़ेगा कि वो अपना उखाड़े कि ना उखाड़े, समझ रहे हैं? ऑडिटर के पास इतना पावर है कि वो चाहे ना तो बिजनेस को बैम्बू दे सकता है। एक्चुअली गलती होगा तो बोलना चाहिए ना, ऑडिटर का काम ही वही है। पहला पॉइंट लिखो सर, बेसिकली इसको ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 बेसिक पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो 7 की जगह 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बट देर आर मेनली 7 बेसिक पॉइंट्स। देर आर 7 बेसिक और फंडामेंटल्स प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट। कहना ये चाहता है ऑडिट करने के लिए बेसिक 7 प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट पॉइंट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एंड इंडिपेंडेंस, एंड इंडिपेंडेंस। इसमें प्लीज लिखो, एन ऑडिटर has to maintain his integrity। इंटीग्रिटी समझते हो ना? तो बंगाली में बोलते हैं दायबद्धता, ठीक है। हैज टू मेंटेन हिज इंटीग्रिटी, दायबद्धता इन द सेंस भाई जिस काम के लिए गए हो वही करो, ट्रैप में ना पड़ो, ठीक है। तुम्हारा दाय है कंपनी का हिसाब किताब दुनिया के सामने क्लियर करना, सही गलत को बताना, ट्रू एंड फेयर व्यू को डिक्लेयर करना, इसके बाहर कुछ ना करे। An auditor has to मॉरल maintain his वैल्यू सर। integrity। हाँ बिल्कुल। An auditor has to maintain his integrity by being honest, ठीक है, by being honest, sincere and straightforward, and straightforward, एकदम घुमा फिरा के नक्शा मार के कोई फायदा नहीं है। ऑडिटर का काम ही है ऑनेस्ट रहना, सिंसियर रहना एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, ठीक है। ही शुड ऑलवेज, he should always maintain his objective of forming impartial opinion, impartial ओपिनियन। इम्पार्शियल ओपिनियन माने एक ऑडिटर कभी भी किसी का तरफदारी नहीं कर सकता, समझ रहे सर? ऑडिटर कभी भी किसी का तरफदारी नहीं कर सकता, वो हमेशा सच्चाई के साथ होगा, हमेशा सच्चाई के साथ होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू के साथ होगा। उसका काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यूनेस बताना, पार्शियलिटी करना उसको शोभा नहीं देता। He should be always be independence, he should be always be independent, independence in his approach,
हमेशा अपने अप्रोच में इंडिपेंडेंट होगा ना। it should be always be independence, मैंने एक्चुअली इंडिपेंडेंस भी लिख सकते हो, इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हो। अप्रोच जो होगा वो इंडिपेंडेंट वाला अप्रोच होगा, ठीक है। अब इसका ग्रामेटिकल इंग्लिश आप लोग थोड़ा देख लो सर। मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट, हाँ इंडिपेंडेंट भी ठीक है, ठीक है। he should be always be independent in his approach and should not conduct the audit and should not conduct the audit as per client's direction। माने ऑब्वियस बात है कि कंपनी ऑडिटर को अपने बिजनेस में एंगेज करता है, ये कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट टाइम पे नहीं निकलेगा तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट को जवाबदेही करना पड़ता है, गवर्नमेंट के सामने उसका रीजन बताना पड़ता है, तो कंपनी के लिए कंप्लायंस फॉल्ट हो जाता है। तो इसीलिए कंपनी का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिटर को लगाए। ऑडिटर खुद कंपनी ढूंढने नहीं जाता है, ऑडिटर के पास कंपनी खुद चल के आते हैं, ठीक है, बात समझना, ठीक है। जैसे बचपन में एक चीज कहा जाता था, बोलते थे कि भाई रेस्पेक्ट के पीछे मत भागो, किसके पीछे भागो तुम एक्सेलेंस के पीछे भागो, रेस्पेक्ट तुम्हारे पीछे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बंगाली में हम लोग को बोला जाता था कि सम्मानीय চেয়ারের পেছনে মানুষ দৌড়ায়, মানে বেসিক্যালি ऐसा बोलता था कि সম্মানের পেছনে না দৌড়ে काजेर पेছনে दौड़ा तो सम्मान चले আসবে, इस तरह से बोला जाता था, ठीक है। मैं भूल गया एक्चुअली क्या, मैंने जो पूरा लैंग्वेज वर्ड्स है मैं भूल गया, कोई बात नहीं, आप समझ गए। तो he should be always be independent in his approach and should not conduct the audit as per client's directions। क्लाइंट बोलेगा भाई सेल्स बुक चेक करो तो मैं सेल्स चेक करूंगा, क्लाइंट बोलेगा भाई पहले परचेस कर लो तो मैं परचेस करूंगा, क्लाइंट बोलेगा कि भाई पहले भाई वेरिफिकेशंस कर लो, ये वाला बिल्डिंग का करो, वो वाला बिल्डिंग का ना करो तो मैं करूंगा, नहीं 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 नहीं, क्लाइंट के हिसाब से ऑडिट नहीं होता, ऑडिट ऑडिटर के हिसाब से होता है, क्लाइंट के हिसाब से। भले ही क्लाइंट ही एंगेज करता है, कंपनी ही एंगेज करता है ऑडिटर, फिर भी ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, उसके काम पे कोई नहीं टांग अड़ा सकता, सिंपल बात है, ठीक है। नेक्स्ट उसी पॉइंट पे चल रहा है, स्किल एंड कॉम्पिटेंस। एन ऑडिटर must conduct the audit. An auditor must conduct the audit carefully by exercising due skills and care, ठीक है। स्किल देगा, केयर देगा, फर्दर only a competent person, competent माने उस पर्टिकुलर काम के लिए एलिजिबिलिटी है कि नहीं, competent persons, okay, can conduct the audit। The competent persons can conduct the audit। जैसे कि अगर एक्सटर्नल ऑडिट है तो उसी को मेन ऑडिट कहते हैं ना। एक बार ऊपर कीजिए, एक सेकेंड, देखो फर्दर ओनली कॉम्पिटेंट पर्संस कैन कंडक्ट द ऑडिट। सर ये क्या लिखा है, बाय एग्जामिंग के बाद? An auditor must conduct the audit carefully by exercising due skills and care।
ठीक है, लिख लिया। फार्दर ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन्स, कॉम्पिटेंट माने बेंगालीते वाले যোগ্য বা যোগ্য इन द सेंस यज्ञ नहीं, যোগ্য মানে যোগ্য ব্যক্তি, ঠিক আছে, মানে उस पर्टिकुलर काम के लिए कौन सही है, ठीक है, कैन कंडक्ट द ऑडिट, हु हैज, माने इसको ऐसे बोलो, एंड एनीवन who has passed the relevant exam of Institute of Chartered Accountants of India is deemed to be competent. मैंने एग्जाम पास करके प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेके जो लोग फार्म ओपन करता है वही लोग नॉर्मली करता है सर, उसको डीम्ड माना जाएगा, मैंने पास करने से डीम्ड हो जाएंगे, फिर ओरिजिनली करने से एकदम रेगुलर हो जाएंगे। तो ICI इज डीम्ड टू बी competent, deemed to be competent, मान लिया जाए। थर्ड, नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी। सर कॉन्फिडेंशियलिटी क्या चीज है? सर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट, confidentiality of client cannot be leaked at any cost। माने क्योंकि मैं ऑडिटर हूं कंपनी का और क्योंकि मुझे कंपनी के बारे में पहले से सब कुछ पता चल जाता है ना, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि मैं कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन, उसका मैनेजमेंट का सिचुएशन, उसका हर बात का पता मेरे को लग जाता है। तो मैं चाहूँ तो इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकता हूँ, या फिर मैं इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर सकता हूँ, और बाहर लीक करके मैं और मोटा टका कमा सकता हूँ। हाँ, हर्षद मेहता जैसा स्कैंडल कर सकता हूँ, क्या सर? ये सर नो, बात समझ में आया? कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन तो ऑडिटर के पास होता है, तो ऑडिटर चाहे तो इजीली इसको लीक कर सकता है, हाँ या ना? यस सर। समझ रहे हो? इसलिए यस सर। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट कैन नॉट बी लीक्ड एट एनी कॉस्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, नहीं तो हर्षद मेहता केस हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अलग ऐसे होता है, मैं उसमें लिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसमें भी लिखो। ये से 230 है, इसमें कहा गया है इट रेफर्स टू प्रिपरेशंस एंड preparations and preservation of audit वर्किंग पेपर। तुम ऑडिटर ने जो ऑडिट करेगा, उसका उसका सारा वर्किंग पेपर्स ऑडिटर को प्रिजर्व करना भी चाहिए और प्रिपेयर भी करना चाहिए। इसका आगे डिटेल्स में जब इसे 230 पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि कितना दिन तक प्रिजर्व करना है। पीछे कीजिए। अच्छा कर, हो गया। ओके सर। नेक्स्ट, अच्छा फिर लिखो सर ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या होता है? ये ऐसे 500 में बोला गया है, ऐसे 500,
ऑडिटर मस्ट form his audit opinion only on the basis of evidence. जैसे कि आपके पास अगर एविडेंस ना हो तो आप किसी को चोर नहीं बोल सकते ना, ऐसा ही ऑडिटर अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है, क्लियर रिपोर्ट दे रहा है, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा है, अनक्वालिफाइड दे रहा है, एडवर्ट्स दे रहा है, या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है, तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए ना. ऑडिटर मस्ट फॉर्म हिज ऑडिट ओपिनियन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, क्या बोलते हैं इसको, ऑडिट एविडेंसेस. जैसे कोर्ट भी प्रमाण मांगता है, यहाँ पर भी एविडेंस चाहिए. ठीक है, एविडेंस चाहिए. बिना एविडेंस का आप फ्रॉड प्रूव नहीं कर सकते. बिना एविडेंस का आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं रिपोर्ट में गड़बड़ है. which are collected by performing ऑडिट प्रोसीडियर्स. ऑडिट प्रोसीडियर को परफॉर्म करने के टाइम पे जो सब्सटेंटिव सिस्टम होता है ना, सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस, उसी टाइम पे ऑडिट एविडेंस का भी जुगाड़ होता है. ये पहले भी आपने प्रोसेस में देख लिया था. एंड फाइनली और 2 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के अंदर, और एक एक पॉइंट के अंदर भी अलग पॉइंट और बन रहा है. जहां पर भी मैं लिख रहा हूं ऐसे, मतलब समझ जाना कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आगे जाके. ऑडिट हमेशा प्लान करके करना चाहिए. इसके बारे में ऐसे 300 बात करता है, ऐसे 300. ऑडिट प्लानिंग बोलते हैं. ऑडिट मस्ट ऑलवेज बी planned by considering following 4 factors. क्या क्या है देख लो. ए, सबसे पहले भाई जिसका बिजनेस में जाएंगे उसका बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज तो लेना पड़ेगा. भाई चाय का बिजनेस करता है कि दारू का, दारू का बिजनेस करता है कि दवाई का, है ना. तो हर चीज के बारे में नॉलेज एक्वायर करें. भाई किस कैसा बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस का ऑडिट करने जा रहे हैं कि नॉन बैंकिंग का, सबका अलग अलग रूल चलता है. तो एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, ये सिलेबस में नहीं रहता है सर, समझ रहे हैं. इसलिए अपना सेंस को इतना बढ़ाओ ताकि आप समझ पाओ. हर बात किताबी नहीं होता. एस्टेब्लिशिंग डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी placed on clients internal control. मैंने कहना ये चाहता है कि क्लाइंट्स के बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं है, उस पर एक डिग्री ऑफ रिलायंस क्रिएट करना. सी में डिटरमाइनिंग द नेचर, मैंने परचेस का चेकिंग पहले करोगे कि सेल का, टाइमिंग क्या करोगे, 1 हफ्ता लगाओगे. वो काम देख के समझना पड़ता है ना. जैसे टीचर स्टूडेंट को बोलता है ना इतना टाइम लगेगा पढ़ाने में, डॉक्टर पेशेंट को बोलते हैं ना इतना टाइम लग सकता है ठीक होने में. बाकी केस टू केस डिपेंड करता है, बट मोटा मोटी एक टाइमिंग कि भाई 1 हफ्ता का ऑडिट की 2 हफ्ता का.
and extend मैंने टाइमिंग तो देखना ही है, फिर एक्सटेंड मैंने कितना बिल का, कैसे किस लेवल का बिल का चेकिंग करोगे, अबव 1000 बिल्स और ऑल बिल्स, मैंने छोटा मोटा सब चेक करोगे कि नहीं सिर्फ बड़ा बड़ा बिल चेक करोगे। सर ये ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशंस का सिचुएशंस देख के, इंटरनल कंट्रोल देख के डिसाइड करता है कि बड़ा बिल देखने से हो जाएगा कि छोटा छोटा बिल देखने से हो जाएगा, मैंने हर चीज करना है। नहीं, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं होता है तो सारा बिल चेक करना पड़ता है। गड़बड़ का जब भी लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है ना, तो ऑडिट प्रोसीजर में और मेहनत बढ़ा देना पड़ता है, नहीं तो आपका रिपोर्ट गड़बड़ हो जाएगा और आपका ऑडिट का क्वालिटी खराब हो जाएगा। ऑडिट क्वालिटी खराब होगा ना तो लॉन्ग टर्म में फंस जाएगा ऑडिट फर्म, उसको आगे बड़ा ऑडिट काम नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट से भी मुश्किल हो सकता है, गवर्नमेंट से मुश्किल हो सकता है, बहुत ज्यादा फ्रॉड के अंदर फंस जाएगा तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। इसलिए बात बात में लाइसेंस नहीं कैंसिल होता। कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, मैंने सारा काम को करने के लिए जितना मेंबर ऑडिट करने जाएगा, ऑडिट कमिटी जो भी बनेगा, ठीक है, उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, तब जाके एक प्रॉपर ऑडिट प्लानिंग होता है। एंड फाइनली एक 7 नंबर पॉइंट भी इधर दे दो, यूजिंग दी वर्क ऑफ अदर्स, इस पे लिख दो, एन ऑडिटर is allowed to use the work of other auditor as per SS 600 and work of expert, जैसे कि लॉयर, इंजीनियर, वैल्यूअर एटसेट्रा। मैंने कहना ये चाहता है, ये इसे 600 में बोला, 620 में बोला है, इसे 620 में बोला है। क्या इसे 600 में बोलते हैं कि एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर का हेल्प ले सकता है, मैंने एट ए टाइम में एक काम को करने के लिए 2 ऑडिट फर्म भी काम कर सकता है, 2 या 2 से ज्यादा। वैसे 2 मैंने बहुत हो गया, 2 ऑडिट फर्म मैंने बहुत है। तो कई बार एक ऑडिट फर्म दूसरे ऑडिट फर्म के साथ जोड़ के, एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर के साथ जोड़ के किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट को कंडक्ट कर सकता है, जो ऐसे 600 उसको परमिशन देता है। और अगर एक एक्सपर्ट्स का जरूरत पड़ता है, जैसे मानो आपको गोल्ड माइन में मौका मिला, आपको किसी लीगल केस को हैंडल करना पड़ रहा है, या मैंने किसी ऐसे कंपनी में कोई लीगल मैटर है, तो आपको लॉयर का हेल्प चाहिए होता है, आपको लॉयर का हेल्प चाहिए होता है। कहीं पर इंजीनियर का कॉन्सेप्ट, तो इंजीनियर का हेल्प चाहिए होता है। आपको कहीं पर वैल्यूएशंस करना पड़ रहा है इंश्योरेंस कंपनीज में, तो वैल्यूअर का हेल्प चाहिए होता है ना। कहीं माइनिंग इंजीनियर का हेल्प चाहिए होता है, कहीं सिविल इंजीनियर का हेल्प चाहिए होता है, कहीं इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। क्योंकि हर हर मैटर में थोड़ी ना चार्टर्ड अकाउंटेंट अकेला नॉलेज रख पाएगा या कोई भी ऑडिटर, तो ऐसे केसेस में एक्सपर्ट्स का भी हेल्प लेने का परमिशन है, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर, ठीक है, एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स में आप लोगों को बाकी और भी चीजें हैं, केस लॉ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास ना आप लोगों के साथ में केस लॉ कैसे लिखना होता है, केस लॉ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस करते हैं।
ठीक है, ऐसे बहुत केस लॉस हो सकता है, मैं कुछ आइडिया नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ठीक है, फिर और भी चीजें हैं, धीरे धीरे आपको और बताता हूँ। ठीक है सर। दर्श, नील, समझ जी में आया सर। सर? ठीक, यस सर। तो फिर आज इतना ही है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट आज शाम को मेरा कोई क्लास नहीं होगा, जिन लोगों का मेरा क्लास रहता है। मैम का क्लास आई थिंक आप लोगों का नहीं है, दूसरे लोग का है। तो जिनका मैम का क्लास है वो क्लास होगा, पर मेरा कोई क्लास आज ऑफलाइन ना तो ऑनलाइन होगा सर। ठीक है, बाय फिर। हाँ मैम आज सर मैम आज वो कराएंगे क्या अकाउंट्स का क्लास हम लोग को? बाय सर। तुम लोग का अकाउंट्स है क्या? अच्छा, रूटीन चेक करो ना एक बार। हाँ मेरा तो है, मैं तो सीएमए कर रहा हूँ। वो मैम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कराती है। हाँ, अगर मैम का क्लास है तो मैम जरूर मैसेज करेगा, तुम लोग देख लो, मैम का मैसेज देख लो। क्योंकि हर समय 5 बजे मैम का ही अकाउंट्स का क्लास आता है, या तो कॉस्ट का रहता है या फिर ये नहीं, फाइनेंशियल आज अकाउंटिंग। मंडे है ना, तो हो सकता है आज मैम का मैथ्स का भी क्लास रहता है, मेरे को शेड्यूल याद नहीं है। एक बार प्लीज पूछ लो ना। ठीक है, एक बार मैम को मैसेज